आइए आज हम लोग डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसके अंतर्गत रंगीन आयनों का बनना, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में रंगीन आयन किस प्रकार से बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है तो उत्तेजन ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। ये हमको एकक 5 यानी चैप्टर 5 में पढ़ने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डी ऑर्बिटल हैं हमारे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं, यानी जब नाभिक के पास वाली कक्षा से नाभिक की दूर वाली कक्षा में जाते हैं तो उनको नाभिक के आकर्षण से दूर जाने के लिए कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसको एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन या उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। तो अब ये ऊर्जा हमको मिलेगी कहाँ से? तो वही बता रहा है कि उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है, यानी जो लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके संगत होती है। कह रहा है सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य प्रक्षेत्र यानी विजिबल रीजन में स्थित होती है। सामान्यतः यानी जनरली, तो जनरली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है एक्साइटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन के अंतर्गत होती है। सामान्यतः प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का एक पूरक होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कलर हमको देखने को मिलता है आयन में, तो जैसे जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसमें 7 रंग हमको देखने को मिलते हैं, तो वो आवृत्ति के हिसाब से होते हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होते हैं। और चूंकि वो फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन के अंतर्गत है तो दिखाई देने वाले 7 प्रकाश हैं जो हमारी आंख देख सकती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 7 में से अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हम सामने आई, तो इसको हम लोग स्टडी अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि अवशोषित प्रकाश के आवृत्ति का निर्धारण लिगैंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है। तो जो एब्जॉर्ब लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी का निर्धारण हम लोग लिगैंड के स्वभाव के आधार पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 4.8 में आयनों के जलीय विलयन में प्रेक्षित रंगों को क्रमबद्ध किया गया है। यहाँ जल के अणु लिगैंड का कार्य करते हैं, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लिगैंड का काम करता है। चित्र 4.5 में कुछ डी ब्लॉक तत्वों के रंगीन अभिलयनों को दर्शाया गया है। तो ये फिगर हम देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कुछ धात्विक आयनों के जलीय विलयनों के रंग बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इनके कलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है बाईं ओर से दाईं ओर V+4 यानी वेनेडियम में 4 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो V+4 बनेगा। इसी प्रकार V+3 है, ये मैग्नीज +2 है, आयरन +3 है, कोबाल्ट है, निकिल है, कापर है।
तो इनके आयनों के यहाँ पर जो कलर हैं ये बीकर में देखिए दिखाया गया है। और ये नीचे जो है हमारे पास जो ये विन्यास है 3D0 3D0 3D1 ये सब, और ये एलिमेंट हैं किस आयनिक स्टेज में, इनका कलर किस प्रकार का होता है यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कलर कैसा है इस टेबल पे आपको ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ भी देखिए दिया गया है। अब देखिए कह रहा है संकुल यौगिकों का बनना। संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लें तो कुछ जो शब्द आते हैं उनके बारे में आपको और स्पष्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसी को हिंदी में संकुल यौगिक कहते हैं। तो देखिए कह रहा है संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंधन करके संकुलन स्पीसीज बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि मेटैलिक आयन होते हैं जिनकी एक निश्चित संख्या होती है और वो निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंधन करके, जो मेटैलिक आयन है, जाहिर सी बात हमने पढ़ा है कि मेटैलिक आयन पॉजिटिव होते हैं, तो निगेटिव से बंधन करेंगे या फिर उदासीन मॉलिक्यूल के से बंधन करके संकुल या कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बनाते हैं जिनके अपने अभिलक्षणिक गुण होते हैं, जिनके अपने जो है एक कैरेक्टर होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, तो ये नीचे उदाहरण दिया गया है। इससे पहले हम लोग ये समझें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि मेटैलिक आयन होता है, और हमें पता है कि मेटैलिक आयन पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बंधन करके, जैसे बात निगेटिव मतलब ऋणायन होगा, ऋणायन कह भी रहा है निगेटिव आयन, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बंधन करके संकुलन स्पीसीज यानी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बनाते हैं जिनके कुछ अपने अभिलाक्षणिक यानी खुद के कैरेक्टर होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे FeCN6-3, FeCN6-4, CuNH3 का होल 4+2 तथा PtCl4 का -2। एकक 5 यानी चैप्टर 5 में संकुल यौगिकों के रसायन की विस्तृत चर्चा की गई है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनके केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री यानी किस प्रकार से बनते हैं उसकी विशेष चर्चा की गई है। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल हैं यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रचना करते हैं। इसका मुख्य कारण है धातु आयनों के आकार का छोटा होना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का कारण क्या है, इनके जो धातु आयन है यानी पॉजिटिव आयन जो हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, साइज छोटा होता है। धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों से के बनने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता। तो पहले तो आकार छोटा होता है, दूसरी बात धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश यानी हाई आयनिक चार्ज पाया जाता है, तथा आबंधों के बनने के लिए यानी बांड के बनने के लिए डी ऑर्बिटल की उपलब्धता, यानी डी ऑर्बिटल पर्याप्त मात्रा में बांड बनाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसका कारण लिखा गया एनसीईआरटी में
कि एक तो इनका जो मेटेलिक आयन है उसका साइज छोटा होता है, दूसरा इनका आयनिक चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और तीसरा इनमें बांड बनाने के लिए डी ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं। तो ये कारण है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा संख्या में बनाते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण का मतलब, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण यानी किसी क्रिया को की गति को बढ़ा देना। उत्प्रेरित, जैसे हम किसी को प्रेरित कर दें तो वो पढ़ाई करने लगेगा, समझा दे कि डॉक्टर बनना इतना कठिन नहीं है, ऐसे ऐसे पढ़ाई करो तो डॉक्टर बन जाओगे, तो हमने उसको प्रेरित किया। इसी प्रकार से कैटालिस्ट या उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है, उसका मतलब ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना। तो इसको समझते हैं। तो देखिए कह रहा है कि संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं उनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण है। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन जो मेटल है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों ज़्यादा शो करती हैं। इसलिए क्योंकि उनमें जो वैलेंसी है वो परिवर्तनशील यानी चेंजेबल है। जैसे आयरन है +2 और +3 दो फॉर्म में पाया जाता है, कापर है +1 +2 फॉर्म में पाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य में भी जो वैलेंसी है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का गुण होता है। इसके कारण कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है ट्रांजिशन मेटल में। देखिए कह रहा है कि वेनेडियम ऑक्साइड संस्पर्श प्रक्रम में यानी कांटेक्ट प्रोसेस से जब वेनेडियम ऑक्साइड बनता है, सूक्ष्म विभाजित आयरन जब हाइबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, संपर्क प्रोसेस से H2SO4 बनता है, तथा और निकिल हाइबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनती है पीछे पड़ चुके हैं, तो उसमें उत्प्रेरक होता है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन में जो निकिल होता है, यह हाइड्रोजन को उत्प्रेरित करता है क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर के अमोनिया गैस बनती है। तो संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए जैसे वेनेडियम है हमारा, ये जब कांटेक्ट प्रोसेस या संपर्क प्रक्रम से H2SO4 बनता है तो उसमें जो है ये हमारा वेनेडियम ऑक्साइड हमारा कैटालिस्ट की तरह काम करता है। जब हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनती है तो सूक्ष्म विभाजित आयरन यानी Fe और निकिल जो कि ट्रांजिशन मेटल है, ये सब हाइड्रोजन को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। तो ध्यान दीजिए कि जब कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो होता क्या है कि उत्प्रेरक की सरफेस जो होती है, जैसे मान लीजिए गेंद है, गेंद को अगर हम पानी पर डुबो दें तो पूरी उसकी सतह पर पानी चिपक जाएगा। तो उसी प्रकार जो उत्प्रेरक या कैटालिस्ट होता है उसकी सतह पर बहुत सारे हमारे जो मेटल या आयन होते हैं उनके जुड़ने के लिए, आबंध बनाने के लिए जगह होती है। तो वही कह रहा है कि उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक यानी जो अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्टेंट है जो, उसके अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है, यानी बंध बन जाते हैं। गेंद को पानी में डुबाया, उसमें पानी चिपक गया, इसका मतलब पानी और गेंद जो रबर है उसके बीच आबंध बना होगा, तभी ऐसा हुआ है।
तो आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3d एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं। तो जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो मेटल है वो 3d एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती है। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो कैटालिस्ट या उत्प्रेरक है उसकी सरफेस पर जो हमारा रिएक्टेंट या अभिकारक है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। और होता क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसके अणुओं में जो उपस्थित बॉन्ड है वो दुर्बल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई लड़का किसी का हाथ पकड़ के खींचे और वो लड़का किसी दीवार पे छल्ला लगा हो लोहे का उसको पकड़ ले, तो लड़का जो खींच रहा है उसको तो हाथ दोनों के बीच हाथ के आबंध यानी जो हाथ पकड़े हुए उसको आबंध माना जाए तो वो ढीले पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार यह कह रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच जो आबंध है या बॉन्ड है वो ढीले पड़ जाते हैं या दुर्बल हो जाते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी है जो उसका मान घट जाता है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाने के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक अपना प्रभाव दिखा पाती हैं। जैसे उदाहरण द्वारा बता रहा है कि आयरन थर्ड यानी Fe+3 आयोडाइड आयन तथा पर सल्फेट आयन के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो पर सल्फेट यहाँ H2O8-2 है, ये देखिए आयोडाइड आयन है तो यहाँ से I2+2SO4-2 बनता है। इस उत्प्रेरक की अभिक्रिया का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। तो जो रिएक्शन हुई इसको इस तरह करते हैं। पहले Fe+3 जो है जो उत्प्रेरक का काम करता है ये आयोडाइड से मिलकर के Fe+2 और आयोडीन बना लेता है। फिर ये Fe+2 जो बना है ये H2O8-2 से रिएक्शन करके Fe+3 और SO4-2 बना लेता है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो उत्प्रेरक किस प्रकार से काम करता है इस बात को हमने स्पष्ट रूप से समझा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। ये रिएक्शन को भी हम लोग देखेंगे। इस तरह से हमने इसको पूरा अंडरलाइन किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे आ जाता है अंतराकाशीय यौगिकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अंतराकाशीय यौगिकों का बनना मतलब आकाश में कुछ कुछ अंतर पे जिस प्रकार से हमारे ग्रह नक्षत्र हैं और पूरा आकाश या ब्रह्मांड तारों से सजा हुआ उनके बीच में जगह है, तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे यौगिक हैं कि जो मॉलिक्यूल के बीच उनके खाली स्थान है और वो आपस में सजे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H, N या C संपासित हो जाते हैं तो अंतराकाशीय यौगिकों की रचना होती है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। Interstitial compound are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals। ट्रैप्ड का मतलब उसी के बीच में फंस जाना। जैसे कभी कभी देखे होंगे आप कार के अंदर मक्खियां घुस जाती हैं और हम लोग कार का शीशा चढ़ा देते हैं तो मक्खियां अंदर बंद हो जाती हैं, इसको ट्रैप बोलते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि इंटरस्टेशियल कंपाउंड हम उन कंपाउंड को बोलेंगे
उस क्रिस्टल जालक को बोलेंगे। मतलब क्रिस्टल का एक जाल होता है जिसके अंदर जगह होती है, उस जगह में छोटे आकार वाले परमाणु, देखिए परमाणु शब्द है अणु नहीं, यानी एटम नॉट मॉलिक्यूल, अणु नहीं। तो परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कॉपर, मतलब जो छोटे परमाणु हैं, संपादित हो जाते हैं, यानी उनमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी पास होकर के उसके अंदर फंस जाते हैं, तो अंतराकाशीय यौगिकों की रचना होती है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ये यौगिक सामान्यतया असमीकरणमितीय यानी नॉन स्टिकियोमेट्रिक होते हैं तथा ना तो आयनी होते हैं और ना ही सहसंयोजी। तो ये नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, मोल अवधारणाएं चैप्टर में, कि जो स्टिकियोमेट्रिक रिएक्शन होती थी उसमें जो पहले गिनती लिखी होती थी वो एक निश्चित अनुपात में होती थी, लेकिन यहाँ पर नॉन स्टिकियोमेट्रिक है तो यहाँ पर वो अनुपात बरकरार नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है कि नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं और ना तो ये आयनी होते हैं और ना ही सहसंयोजी संयोजी यानी कोवैलेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि TiCmN4NFe3H VH 0.56 तथा TiH 1.7 इत्यादि। ये सब एग्जाम्पल है हमारे अंतराकाशीय यौगिकों के, जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा कभी कभी कार्बन, ये सब जो छोटे आकार के परमाणु हैं, तो इनके क्रिस्टल में, जैसे यहाँ टाइटेनियम है इसके क्रिस्टल में, मैग्नीज है इसके क्रिस्टल में, आयरन है इसके क्रिस्टल में, वैनेडियम है इसके क्रिस्टल में, ये फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से अंतराकाशीय यौगिकों यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड का निर्माण होता है। कह रहा है उद्धत सूत्र धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो जितने भी ये कंपाउंड ऊपर दिए गए हैं ये सब धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। संघटनों की प्रकृति के आधार पर इस प्रकार के यौगिक अंतराकाशीय यौगिक यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। तो कंपोजिशन, संगठन का मतलब उनके कंपोजिशन, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो इन्हीं को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। इन यौगिकों के मुख्य भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण निम्नवत हैं। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैं इनके क्या कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि अंतराकाशीय यौगिक यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के गलनांक उच्च होते हैं जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शुद्ध धातुओं यानी प्योर मेटल से ज़्यादा होता है। गलनांक का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलने लगता है। ये अति कठोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे की कठोरता के समान होती है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमारे बहुत ज़्यादा कठोर यानी हार्ड होते हैं। इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। जैसे मेटल में बिजली चल सकती है, ऊष्मा चल सकती है, तो उसी प्रकार से इंटरस्टिशियल कंपाउंड में भी ऐसा हो सकता है। रासायनिक रूप से अंतराकाशीय यौगिक निष्क्रिय होते हैं। तो अगर केमिकली इनका कैरेक्टर देखा जाए तो ये निष्क्रिय होते हैं यानी नॉन रिएक्टिव होते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट। जैसे इनर्ट गैसें किसी से अभिक्रिया नहीं करती उसी प्रकार से ये निष्क्रिय होते हैं। अब देखिए आगे हेडिंग आ जाती है मिश्र धातुओं का बनना यानी एलॉय फॉर्मेशन। जैसा कि नाम से पता है मिश्र धातु यानी दो धातुओं को मिला दिया जाए।
तो मिश्र धातु या मिश्रातु इसमें लिखा है, एलॉय विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं। सम्मिश्रण मतलब बराबर मिश्रित किया जाए, जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में और स्पष्ट समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एन एलॉय इज ए ब्लेंड ऑफ मेटल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। तो ब्लेंड ऑफ मेटल मतलब सम्मिश्रण कह रहा है। वैसे हिंदी में सम्मिश्रण का मतलब बराबर मिश्रित किया जाए, बराबर बराबर मात्रा में। अब बराबर बराबर अनुपात भी हो सकता है, द्रव्यमान भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो लिखा है उसी को हम लोग समझेंगे। तो एन एलॉय इज ए ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कंपाउंड। तो इसको अंडरलाइन करते हैं कि मिश्र धातु जो है हमारी, एलॉय जिसको कहते हैं, विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं, जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। मिश्रातु समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं, जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणुओं में अनियमित रूप से वितरित होते हैं। तो जो मिश्रातु या एलॉय है हमारा, ये होमोजिनस सॉल्यूशन भी हो सकता है। होमोजिनस का मतलब जैसे हमारा जो शरबत है, पानी है, उसमें अगर हम पानी में शक्कर डाल देते हैं और मिला देते हैं तो शक्कर नहीं दिखती हमको, केवल लगता है ये पानी ही है। मतलब एक मिश्रण, दो चीज़ों का जो मिश्रण है उसमें एक अपनी अवस्था खो देता है, दिखाई नहीं देता कि शक्कर है। तो इसी प्रकार का जो मिश्र धातु है या मिश्रातु है, एलॉय है, समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं, यानी सॉलिड होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन, जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणुओं में अनियमित रूप से वितरित होते हैं। नियमित नहीं, अनियमित, जैसा हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जो इंटरस्टिशियल थे वो नॉन स्टिक्योमेट्रिक थे, उसी प्रकार यहाँ भी अनियमित रूप से वितरित होंगे परमाणु, उसमें अनियमित रूप से परमाणु वितरित होंगे, अणु नहीं। जैसे चीनी मिला दिया जाता है तो चीनी चाहे ऊपर से एक चम्मच शरबत निकालिए चाहे नीचे से एक चम्मच, बराबर मीठा होता है। इसका मतलब उसमें बराबर मात्रा में ऊपर भी चीनी के परमाणु हैं या अणु हैं, नीचे भी परमाणु या अणु हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनियमित वितरण है। इस प्रकार के मिश्रातुओं की रचनाएं उन परमाणुओं द्वारा होती हैं जिनकी धात्विक त्रिज्या में 15% का अंतर होता है। तो ध्यान दीजिए, जो एलॉय बनते हैं, तो जो धातुएं हैं दो जो मिलकर एलॉय बनाती हैं, तो उनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर होता है, ये ध्यान देना। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षणिक गुण तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्रातुओं की रचना सफलतापूर्वक होती है। तो ध्यान दीजिए, जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं उनके ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण जो संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्रातुओं की रचना सफलतापूर्वक होती है। तो चूंकि त्रिज्याओं में समानता होती है संक्रमण धातुओं में, तो उनमें क्या होता है कि संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्रातुओं की रचना सफलतापूर्वक होती है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रातु कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक सामान्यतया उच्च होते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिशन मेटल से मिश्रातु या एलॉय बनती है, तो उसके क्या होते हैं, वो कठोर होती हैं और उनके जो गलनांक होते हैं, जैसी बात कठोर होगी तो उसको पिघलना ज़्यादा कठिन होगा, अब पिघलने वाले पॉइंट को ही गलनांक कहते हैं, इसलिए उनका गलनांक उच्च होता है। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कह रहा है बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई के कारण, समान त्रिज्याओं के कारण जो ट्रांजिशन मेटल है हमारी, वो ज़्यादा आसानी से एलॉय बना लेती हैं। यहाँ भी लिखा देखिए, दोनों बातों में विभिन्नता है। कह रहा है इस प्रकार के मिश्रण की रचनाएं उन परमाणु द्वारा होती हैं जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर होता है। जबकि देखिए यहीं नीचे खुद कह रहा है कि जो संक्रमण धातुएं हैं वो मिश्रातुओं यानी एलॉय का निर्माण करती हैं सफलतापूर्वक। इस प्रकार प्राप्त मिश्रात कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक समानता उच्च होते हैं
और देखिए ऊपर लिखा है कि क्यों बनाती हैं संक्रमण धातुएं मिश्रात या एलॉय, क्योंकि इनकी त्रिज्याओं में समानता है। जबकि देखिए यहाँ कह रहा है 15% का अंतर, जब 15% का अंतर होगा दो मिश्र धातुओं में, दो धातुओं में जिनको मिश्रित किया जा रहा है, तब बनेगा एलॉय। और यहाँ कह रहा है कि इसलिए बनाती हैं एलॉय क्योंकि इनकी त्रिज्याओं में समानता होती है। दोनों बातों में विरोधाभास है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो हम इस बात को मानेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि फेरस मिश्रात सबसे सुपरिचित मिश्रात हुए। क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मालिब्डिनम, मैग्नीज का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है। असंक्रमण धातुओं यानी नॉन ट्रांजिशन मेटल तथा संक्रमण धातुओं यानी ट्रांजिशन मेटल के संयोग से प्राप्त मिश्रात औद्योगिक महत्व के होते हैं, जिनके उदाहरण है पीतल, कापर, कांसा आदि। कापर को टिन भी कहते हैं। पीतल कापर और जिंक से मिलकर बनता है, कांसा हमारा कापर और टिन से मिलकर के बनता है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ब्रास, पीतल को ब्रास कहते हैं अंग्रेजी में, कांसा को ब्रांज कहते हैं अंग्रेजी में। इस बात को थोड़ा ध्यान देना। तो ध्यान दीजिए, दो बातें निकल के आई कि फेरस मिश्रात जो है हमारी सबसे सुपरिचित है, और नॉन ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल जब आपस में मिलती हैं तो जो एलॉय मिश्रात बनते हैं वो हमारे कॉमर्शियल महत्व के होते हैं, औद्योगिक महत्व के होते हैं। जैसे पीतल या ब्रॉस कापर और जिंक से मिलकर बनता है, और कांसा या ब्रॉन्ज कापर और टिन से मिलकर के बनता है। तो ये बीच बात निकल करके सामने आई। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके असमानुपातन यानी डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या मतलब है, ये हमको बताना है। तो कह रहा है जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी हो तो उसका असमानुपातन होता है। फिर से समझिए, जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था यानी स्पेशल ऑक्सीडेशन स्टेट उससे कम तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी हो, मतलब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था है जिसको विशिष्ट है, जिसको तो एकदम स्थायी होना चाहिए, लेकिन वो उच्च और कम ऑक्सीकरण अवस्थाओं से की तुलना में कम स्थायी हो जाए तो उसका असमानुपातन होता है। उदाहरण जैसे मैग्नीज ऑक्सीकरण अवस्था, मैग्नीज की यहाँ +6 और यहाँ पर 7 तथा मैग्नीज 4 की तुलना में अम्लीय माध्यम में कम स्थायी है। जैसे देखिए मैग्नीज 6 जो है मैग्नीज 7, तो ये 6 और 7 उच्च और 6 और 7 जैसे यहाँ कह रहा है विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी हो। तो उच्च 7 है और निम्न 4 है, तो ये 7 वाला कम स्थायी हो तो ये तो उसका असमानुपातन हो जाएगा। तो ध्यान से दीजिए, ये 7 और 4 के बीच में 6 है, तो यहाँ पर देखिए 6 है और इससे ये 7 वाला बन जा रहा है, इधर ये 4 वाला है, तो 6 का असमानुपातन होगा क्योंकि ये विशिष्ट है उच्च और निम्न के बीच में। ये कहने का मतलब हो गया। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि when a particular oxidation state becomes less stable relative to other oxidation state, अगर कोई विशेष ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हाई और लो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से कम स्टेबल हो जाए, वन लोअर एंड वन हायर से, तो इट इज सेड टू अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इसी को हम कहेंगे कि ये असमानुपातन की स्टेट में जा रहा है या चला गया, अंडरगो। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि मैग्नीज 6 बिकम अनस्टेबल रिलेटिव टू मैग्नीज 7 एंड मैग्नीज 4। तो मैग्नीज 6 जो है ये मैग्नीज 7 और मैग्नीज 4 से
ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए हम कहेंगे ये डिसप्रपोर्शनेशन में है मैग्नीज 6। ये स्थिति निकल करके सामने आई है। अब आगे देखिए आ जाता है संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।